नमस्कार, इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। इनसाइट में आज हम बात करेंगे जल जीवन मिशन को लेकर। दरअसल जल जीवन मिशन जो 1.5 साल पहले शुरू हुआ था, आज उसकी प्रगति क्या है, उसकी गति क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही अपने मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जल जीवन मिशन यानी नल से जल हर परिवार को जो देने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो लक्ष्य क्या पर्याप्त गति से आगे बढ़ रहा है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पर्याप्त गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे और इसका मानव जीवन पर क्या इसका असर है, उसके भी क्या कुछ आंकड़े जुटाए गए हैं, सेहत पर उसका क्या असर है, उसका असर और बाकी चीज़ों को लेकर क्या है, ये भी हम जानेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं प्रधानमंत्री का ये बयान। और प्रधानमंत्री के इस बयान को सुनने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ मनोहर खुशलानी जी हैं, विशेषज्ञ हैं जल संसाधन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी में। हमारे साथ शशि शेखर हैं, आप पूर्व सचिव हैं जल संसाधन मंत्रालय से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मिहिर शाह हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जल नीति समिति के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री के बयान से शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफाइड, इंसेफेलाइटिस जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है। यही नहीं, इस योजना का लाभ इंसानों के साथ साथ पशुधन को भी हो रहा है। पशुओं को साफ पानी मिलता है तो वो भी स्वस्थ रहते हैं। पशु स्वस्थ रहें और किसान को, पशुपालक को परेशानी ना हो, इस उद्देश्य को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जब विंध्याचल के हजारों गांवों में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनका शारीरिक और मानसिक विकास और बेहतर होगा। इतना ही नहीं, जब शुद्ध पानी मिलता है तो कुपोषण के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, पोषण के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसके भी अच्छे फल उसके कारण मिल सकते हैं। साथियों, जल जीवन मिशन सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है जिसके तहत स्वराज की शक्ति को गांव के विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। इसी सोच के साथ ग्राम पंचायत को, स्थानीय संस्थाओं को अधिक से अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में पानी पहुंचाने से लेकर पानी के प्रबंधन और रखरखाव पर भी पूरा जोर है और इसमें भी गांव के लोगों की भूमिका बहुत अहम है। बिल्कुल, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ खुशलानी जी हैं। इस सारी की सारी चर्चा को क्या हम यहाँ से शुरू करें कि जल जीवन मिशन का जो कवरिंग टारगेट है वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या आ जाता है। मनुष्य को शुद्ध पानी जो है वो पीने के लिए मिले, एक ये बात है। इसके साथ साथ और क्या क्या रखा गया है? नहीं, मेन चीज तो अभी ये वाला, ये वैसे तो जल जीवन मिशन तो एक हर जगह जल पहुंचे जी, हर घर में नल और हर घर में जल, वो तो उनका मेन मिशन है। लेकिन वो कैसे सब जगह पहुंचेगा, वो अलग अलग स्टेट से। क्या इसमें वर्षा के पानी को रोकना, उसका भंडारण करना, हर पौधे को बूंद बूंद सिंचाई,
जो माइक्रो इरिगेशन है, ये सब भी उसके अंतर्गत ये है? सब इंक्लूडेड होता है, मतलब इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए। बट मेन चीज़ क्या है कि ये जो घर घर तक पानी, ड्रिंकिंग वाटर, जो अभी जो प्रधानमंत्री ने जो प्रोग्राम, वो उसके केंद्र में है। हाँ, उसके केंद्र में है कि वो पानी, ड्रिंकिंग वाटर कैसे पहुंचे। जैसे बुंदेलखंड में आप देखिए, सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन बुंदेलखंड इंडिया में वाज रिसीविंग वाटर थ्रू पाइप्स। ओके। तो बहुत सारे लोग वहाँ से पलायन कर गए थे, हैं, लेडीज़ को दूर दूर तक पानी लाने लेना। तो और इस एरिया की डेवलपमेंट बहुत कम हुई है। जैसे राजा बुंदेला जैसे लोग हैं जो उस एरिया में बहुत काफ़ी एक्टिव थे, और वो क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई थी इसलिए वो अलग से स्टेट भी मांग रहे थे। अब तो बीजेपी में है वो। तो वो जो कहने का मतलब ये है कि वो पानी पहुंचाना सबसे बड़ी। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड में इतने ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं और उनका कभी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो उसके बाद थोड़ी पहले मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि उसमें आप पहले देखिए, पानी रोकने के लिए आप डैम बनाएंगे, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है बराज बनाएंगे। अब डैम बनाएंगे तो क्या होता है, उसके लिए काफ़ी स्टडीज़ होती है, गहरी स्टडीज़ होती है कि इतनी डैम कितनी ऊंची होनी चाहिए, चारों तरफ पहाड़ों की हाइट कितनी है, उसके हिसाब से डैम उसके हाइट से होगी, और उसका फाउंडेशन कैसा है, उसकी पूरी फाउंडेशन की स्टडीज़ की जाती है। फिर वो जो पानी है, बारिश कितनी पड़ती है उस एरिया में, और जहाँ पे मैं डैम बना रहा हूँ वहाँ की कैचमेंट एरिया कहते हैं कि बारिश का जो भी पानी है वो कहाँ से इकट्ठा होके वहाँ आएगा, किधर से बह के उसमें आएगा। तो वो सब स्टडीज करने के बाद एक डैम बनती है जी। अब डैम के एक हिस्से तो है कि पानी इरिगेशन के लिए जाता है, खेती बाड़ी के लिए। दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर के लिए जाता है। बिल्कुल। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए टॉवर्स बनते हैं उसके, जिसके थ्रू पानी इकट्ठा होता है। और भी बहुत तरीके हैं। सॉइल के नीचे अगर जब बारिश का पानी ख़त्म हो जाता है समर्स में, तो उस टाइम पे पानी नीचे आ जाता है, तो सबसॉइल वाटर, पानी के नीचे का ज़मीन से पानी, वो भी निकाला जाता है। उसके ऊपर आप ये देखिए, उसके ऊपर ये जो पानी की अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसमें कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पहले तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कितने सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जैसे पानी हम इकट्ठा करके हमें आए तो सेडिमेंटेशन, मतलब पानी को नीचे, कचरे को नीचे निकालने के पहले एक प्री सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट होती है, सेटलिंग टैंक होता है जी, जिसमें होती है। फिर हम उसमें केमिकल डाल के कोएगुलेशन करते हैं। कोएगुलेशन मतलब जो गंद होता है वो ऐसे इकट्ठा किया जाता है जी। फिर फ्लोक्यूलेशन टैंक होती है जिसमें वो पंखे घूमते हैं पानी के अंदर, रोटेट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फ्लोक्यूलेशन टैंक के बाद फिर सेडिमेंटेशन होती है, मतलब जो गंद होता है वो नीचे इकट्ठा होता है और वो नीचे से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर डिसइंफेक्शन होती है क्लोरीनेशन से पहले, हाँ। उसके बाद फिल्ट्रेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो चीज़ हम वाटर हार्वेस्टिंग में यूज़ करते हैं वही फिल्टरिंग प्लांट हम इसमें यूज़ करते हैं जी। कि क्या होता है, सबसे ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, बजरी टाइप होता है, मोटा पत्थर, मोटा पत्थर होता है। फिर उसके नीचे सैंड का लेयर होता है, फिर बजरी होती है, फिर रोड़ी होती है, फिर रिवर पेबल्स होते हैं जी। फिर इन सब चीज़ों से फिल्टर इतना सिंपल है, कहीं से भी उठा के आप मट्टी से ही पानी साफ निकलता है और वो फिल्टर होके पानी आगे आता है। फिल्ट्रेशन के बाद फिर जो होता है उसकी क्लोरीनेशन होती है जी जी। और उसके बाद वो नल से जल आगे बढ़ता है, नल से जल आगे बढ़ता है। हम भी आगे बढ़ते हैं। मिहिर शाह हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जल नीति समिति के। जी शाह साहब, कुल मिलाकर के जो 1.5 साल पहले जल जीवन मिशन शुरू हुआ था वो अब कितनी गति और प्रगति पकड़ चुका है? देखिए, पहले तो मैं आपको उन बातों पे ले जाना चाहता हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जिस पे जोर दे रहे थे। मुझे लगता है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जल जीवन मिशन की जो कल्पना हुई है, हाँ, वो अपने में एक अभूतपूर्व कल्पना है जी। और उसको जिस तरह से लागू करने की कोशिश की जा रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था जी। सबसे पहली बात जो है उसमें है
सोर्स सस्टेनेबिलिटी। यानी कि ये क्या है, ये जल जीवन मिशन, इसमें डैम्स और इत्यादि का रोल इतना नहीं है जी। इसमें मुख्य रोल है भूजल का, ग्राउंड वाटर का जी। ठीक है। हमारा 80 से 90% जो पानी होगा जल जीवन मिशन का, वो हम भूजल से लेने वाले हैं जी। अब आप जानते हैं कि भूजल का एक बहुत ही क्या कहा जाए, उसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है हमारे देश के इतिहास में। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ है कि चूंकि हम एक ही कुएं और नलकूप में से पानी पीने के पानी के लिए भी लेते हैं और सिंचाई के लिए भी लेते हैं, तो हमारा जल स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है, आप जानते ही होंगे। ये चिंता का विषय है। जी, और दूसरी बात ये है कि वाटर क्वालिटी, जो पानी की गुणवत्ता है, उसमें बहुत ज्यादा गंभीर समस्याएं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो जल जीवन मिशन की कल्पना की है, उसमें पहली बात ये है कि जहां से पानी आ रहा है, हमें उस स्रोत की रक्षा करनी है। क्योंकि अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, और जो ग्राउंड वाटर, जो भूजल आ रहा है, उसको बचा के नहीं रखेंगे, उसके स्तर को बना के नहीं रखेंगे, तो पीने का पानी हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाए। मैं थोड़ा सा इसका आपको इतिहास बताता हूँ, क्यों ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, ये तो हमारे करीब 30-40 साल हो गए जब से हम ड्रिंकिंग वाटर मिशन चला है जी। अब क्या होता है, अगर आप कोई भी पेयजल मंत्रालय की कोई एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट देखेंगे जी, उसमें आप देखेंगे कि ये बताया गया है कि साहब 95% घरों में अब पेयजल, स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। अब उसके 3 पन्ने बाद अगर आप एक टेबल देखेंगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, एक शब्द है अंग्रेजी का, स्लिप्ड बैक हैबिटेशन। क्या अर्थ है जी, कि जहां पे पानी हम दे रहे थे सुचारू रूप से, वहां का जो नलकूप है वो खाली हो चुका है, सूख चुका है। तो ऐसी जो बसाहटें हैं, उनको कहा जाता है कि ये फिसल गई, फिसली हुई बसाहटें। अब उसका मतलब समझिए, उसका मतलब ये है कि को हम कह रहे थे कि हम पानी पहुंचा चुके हैं, आज वास्तविक स्थिति यह है कि वहां पानी नहीं पहुंच रहा। और उसका कारण क्या है कि जिस कुएं और नलकूप में से आप पानी ले रहे थे, उसका सिंचाई के लिए उपयोग हो गया और उसका पानी सूख गया, या उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, तो वो अब उस स्थिति में नहीं है कि वो पानी गांव तक पहुंचा सके। तो अब जल जीवन मिशन में क्या महत्व दिया गया है, सोर्स सस्टेनेबिलिटी। जहां से इस सूखे हुए घट को भरने की क्या प्लानिंग है? ये जो सूखा हुआ घट है धरती का, इसको पुनर्भंडारण के इसकी क्या प्लानिंग है, क्या योजना है उसके साथ? वो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं जी। तो देखिए क्या है, पहली चीज ये है कि हमें इन भूजल के भंडारों को समझना है। देखिए, भूजल के भंडार जो होते हैं, जहां पे भूजल एकत्रित होता है, उसको अंग्रेजी में एक्वीफर कहते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमें उनका प्रकार समझना होगा। हमें देखना होगा कि किस तरह का एक्वीफर है जहां से हम पानी निकाल रहे हैं। अब उधर जिस तरह की पत्थर और मिट्टी होती है, उस पे निर्धारित करता है कि वर्षा का पानी कितनी तेजी से जमीन के नीचे उतरेगा जी। अब अगर कठोर चट्टान है, जो कि हमारी 2/3 देश में कठोर चट्टाने हैं जमीन के, बिल्कुल, वहां क्या होता है, आप अगर ट्यूबवेल लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी फिर पानी निकल जब जाता है, तो उसको वापस पुनर्भंडारित करने में बहुत समय लगता है जी। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब हम ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जब हम भूजल का दोहन करते हैं, हमें पत्थरों और मिट्टी के प्रकार की जांच करनी बहुत जरूरी है। तो भारत सरकार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रही है, नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम जी, और अटल भूजल योजना, जो पिछले वर्ष लगभग 1 वर्ष होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री ने अटल जी की स्मृति में ये कार्यक्रम शुरू किया। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं आपकी ओर आऊंगा जी। अभी हमारे साथ शशि शेखर जी जुड़े हुए हैं, पूर्व सचिव हैं जल संसाधन मंत्रालय के, और इसी बातचीत को हम शशि जी अगर आगे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, तो क्या हम सावधान नहीं थे? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अगर हम जितना पानी ज़मीन से ले रहे हैं और उतना ही हम उसे वापस दे रहे हैं, ऐसे में तो उसका जो वाटर टेबल है, जो जल का सतह है, वो नीचे नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ है।
जी। जल जीवन मिशन, हाँ जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड हम एक बता दें जी। कि जब प्रधानमंत्री पिछले साल 15 अगस्त को ये अनाउंस किए थे, बहुत बड़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये हाँ सरकार की, बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन 18.5 करोड़ हाउस होल्ड में सिर्फ 3 करोड़ हाउस होल्ड को ही पाइप से हर घर में नल से जल की जो प्रोग्राम थी, प्रधानमंत्री की जो प्रोग्राम है, सिर्फ 3 करोड़ घर में ही नल से जल पहुंच रहा था। तो इस मिशन के सामने 15.5 करोड़ हाउस होल्ड की टारगेट है, बहुत बड़ी टारगेट है। 2 करोड़ 60 लाख को पहुंच चुका है सब, और उन्होंने कहा अभी आप मेरी जी। मुझे कुछ कंसर्न्स भी हैं जिस तरह से ये पहुंच रहा है। हाँ। इसमें 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला इंपॉर्टेंट, आप प्रधानमंत्री के आप जो वक्तव्य सुने होंगे तो 3-4 बातें उन्होंने बहुत अच्छी बात उससे निकलती है। पहला कि हर घर को नल से जल पहुंचना है जी। वो साफ पानी होगा तो हेल्थ पर इम्पैक्ट होगा। दूसरा तो मतलब वाटर क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल उसमें हो जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें आ रहा है कि कम्युनिटी का एंगेजमेंट, कम्युनिटी का ओनरशिप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर कहा है इसमें। और तीसरी बहुत बातें जो हम लोग जब इसको स्टडी कर रहे थे तो ये सामने आया कि जो पास्ट में, जो भी मिहिर शाह जी ने बता रहे थे कि पास्ट में भी बहुत खर्च हुआ है इस पर, बहुत पिछले 40-50 सालों से इस पर काम चल रहा है जी। लेकिन सोर्स फेलियर बहुत ज्यादा इसका एक कंसर्न्स है। मतलब हम जितने इन्वेस्टमेंट किए उससे ज्यादा स्लिपेज होती रही जी। तो स्लिपेज क्यों हुआ? सोर्स फेलियर होता रहा। तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान इस प्रोग्राम में आया है। अब आपको 2 आंकड़े और बताएंगे। हम लोग की स्टडी में एक बात सामने आई कि करीब 85%, 85% हाउस होल्ड को ग्राउंड वाटर से पानी मिलेगा जी। ये डैम से पानी नहीं आएगा, ये हाउस होल्ड जो वहां पे एक्वीफर से पानी निकालेंगे और वो ट्रीट होगी और वो हर घर को उस विलेज में पहुंचेगी, उस हैबिटेशन में पहुंचेगी जी। तो 85%, तो ग्राउंड वाटर में सोर्स सस्टेनेबिलिटी जो एक्वीफर है, उसी एक्वीफर से, जैसे प्रोफेसर साहर बता रहे थे कि उसी सोर्स से हम इरिगेशन का भी पानी निकालते हैं, उसी सोर्स से ड्रिंकिंग वाटर भी निकालते हैं, उसी सोर्स से हम कैटल को भी पानी पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। अब इरिगेशन में अगर हम पैडी, सुगर केन वगैरह उस सोर्स से निकालेंगे, वो तो एक्वीफर एक वेसल की तरह है, उसमें एक पानी एक लिमिटेड क्वांटिटी में जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कितना पानी उसके अंदर है। हाँ। तो हमको पहले जानना पड़ेगा कि उसके अंदर कितना पानी है। कम्युनिटी को इंगेज करना पड़ेगा कि हम कैसे उसकी पानी को रिमोट सेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके कहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनानी है जी। कि मैक्सिमम पानी रेन वाटर जो है वो जाए एक्वीफर में। और जब ये हो जाएगा तो ये पता चलेगा कि उस एक्वीफर में कितना पानी है। अगर 100 लीटर पानी है तो हम बजट 1000 लीटर का नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हमको 100 लीटर के अंदर ही रहना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कम्युनिटी ही डिसाइड करेगी, कम्युनिटी ही प्लान करेगी कि हमको कितना पानी। मुझे लगता है कि बजट हमने ज़्यादा बढ़ाया और इसीलिए हमारा वाटर टेबल लगातार नीचे गया और बिल्कुल वो कई जगह तो रसातल में चला गया। खुशलानी जी हमारे साथ है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, मैं वापस आता हूँ फिर। जो जल जीवन मिशन के तहत जितनी बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है कि जो पानी हम धरती के गर्भ से निकाल रहे हैं उस पानी को उतना ही वापस भी पहुंचाना है ताकि उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। सिंचाई के लिए जो पानी का इस्तेमाल होना है उसके लिए प्रधानमंत्री का स्पेसिफिक जो कहना है कि इरिगेशन नहीं, माइक्रो इरिगेशन, हर पौधे को बूंद से अगर हमने सींच दिया तब तो वो दे सकती है। और अगर हम खेतों में फ्लड इरिगेशन करेंगे, हम बाढ़ की तरह सिंचाई करेंगे तो फिर बहुत मुश्किलें आने वाली हैं हमारे साथ, भले ही हमारे पास कितना ही पानी। उनका इशारा ड्रिप इरिगेशन की तरफ था कि वाटर कंजर्वेशन किया जाए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम पृथ्वी से पानी निकालते हैं तो उसको रिप्लेनिश कैसे करेंगे? डायरेक्ट वो तो सरफेस वाटर से ही करेंगे ना।
तो ये जो वाटर हार्वेस्टिंग का, सिर्फ वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हम लोग घरों में लगाते हैं वो काफ़ी नहीं है। डैम्स आर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, बराजेज आर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, लेक्स आर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। इनसे पानी ज़मीन में सीप होके जाता है नीचे। तो ये रिप्लेनिश करेंगे। और इरिगेशन में सारा पानी ज़मीन का नहीं निकालना चाहिए, सरफेस वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैं एम्फेसिस कर रहा था कि डैम्स हैव प्लेड अ वेरी बिग रोल। हिंदुस्तान में 4,500 डैम्स हैं, बिल्कुल, और पाकिस्तान में 5। क्या हुआ? तो आप देख सकते हैं कितना हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, यू नो। एंड बट द थिंग इज कि ये इसको सरफेस वाटर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पे हमारी नहीं पहुंच सिंचाई के लिए तो इस पानी का बहुत जगह और बहुत अच्छी तरह से उपयोग हुआ है। हरियाणा, वेस्ट यूपी, पंजाब, बिल्कुल, भाखड़ा डैम, ये कितनी सारे, ये यानी सिंचाई वगैरह में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता ही है। ये वहाँ इस्तेमाल होता है अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ पे सिंचाई का पानी नहीं पहुँच सकता, जहाँ पे उसका डैम का पानी या कैनाल का पानी, कनाल का पानी पहुँचने के बावजूद भी हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में पहुँच रहा था, सब जगह पहुँच रहा था करीब करीब। लेकिन हर ठीक ठाक किसान ने ट्यूबवेल पर शिफ्ट हो गए वो लोग। कुछ दिक्कतें जरूर आई उसमें, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया। वो ट्यूबवेल, एक तो ट्यूबवेल ओवर यूटिलाइजेशन, दूसरी चीज़ क्या है कि क्रॉप्स, अब जैसे अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, शुगर केन जैसे क्रॉप्स जो है ना, वो बहुत पानी यूज़ करते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उतना पानी है वहाँ पे जिसका इस्तेमाल किया जाए, क्रॉप का रैशनलाइजेशन। उससे भी अगर ड्रिप से आप इरिगेट करते हैं तो वो भी चल सकता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा दरख्त भी ड्रिप से चल पाता है। हाँ, लेकिन हम इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और हम मिहिर शाह हमारे साथ थे और उन्होंने इस सारी चीज़ पर काफ़ी एक तरह से अपनी बात को रखा था, आगे बढ़ाया था। ये बात यहीं पर आकर के आगे बढ़ना चाहती है शाह जी की, जो हम सिंचाई में भी जिस तरह से पानी का इस्तेमाल करेंगे, ये चूंकि हमारे पास पानी जो है वो लिमिटेड है, इसलिए क्या हमें ड्रिप इरिगेशन जैसे या माइक्रो इरिगेशन जैसे मामलों में भी साथ के साथ कोई टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि इतने सालों में हम फ्लड इरिगेशन की जगह ड्रिप इरिगेशन पर कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमें अपने सिंचाई के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा जी। हमें पानी का मूल्य समझना पड़ेगा। और के लिए पर बहुत जरूरी है जो शशि शेखर जी कह रहे थे। हाँ। देखिए, अभी तक हमने क्या किया है, एक बुरा ना माने, एक ब्यूरोक्रेटिक व्यू लिया है जी पानी का जी, जो कि इंजीनियर्स और ऑफिसर्स जो हैं वही सब कुछ तय करेंगे, वही सब कुछ लागू करेंगे। मुझे लगता है जो शशि शेखर जी ने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने हर उद्बोधन में कहते हैं कि हमें पानी को अब एक जन आंदोलन के रूप में देखना है। ये जनता की सामूहिक संपत्ति है। देखिए, ये पानी की विशेष प्रकृति है। पानी क्या है? साझा संसाधन है। बिल्कुल। आप इसको जब तक कम्युनिटी के अंदर नहीं लाएंगे और उसके नियंत्रण में नहीं लाएंगे, तब तक आप पानी का दुरुपयोग होता हुआ देखें। और ये केवल कहने की बात नहीं है जो कि हमें सुनने में अच्छी लगती हो। प्रमाणित रूप से, चाहे हमारे देश में, चाहे गुजरात में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल, इसके बहुत उदाहरण हैं जहां पे जब आपने किसानों को संगठित किया, उनके वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनाए, उनको भूजल के नियंत्रण में इन्वॉल्व किया, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कहते हैं उसको, तब क्या होता है कि जो शशि शेखर जी ने कहा कि आपका जो बजट, जो आपने भी शब्द इस्तेमाल किया, इसको कहते हैं क्रॉप वाटर बजटिंग जी। अब अगर आपके पास सीमित पानी है और उसमें आप ऐसी फसलें लगा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पानी उपयोग करती हैं, तो क्या होगा? नेचुरली उसमें पानी का अत्यधिक दोहन होगा और वाटर टेबल का नाश होगा। तो जब किसान को हम ऐसी भाषा में समझाते हैं, देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, आप कैसे इस मैसेज को, इस संदेश को जनता के पास लेके जाएंगे कि उनके पास पानी कितना है। इसीलिए मैंने नेशनल एक्विफर मैनेजमेंट प्रोग्राम की जो बात की वो बहुत जरूरी है। पहले तो हमें जानकारी ही नहीं थी, हमारे देश में उस तरह की एक्विफर मैपिंग ही नहीं हुई थी। बिल्कुल। अभी शुरू हुई है, अभी उसमें काफी प्रगति हुई है। तो जब हमें पता चलेगा कि हमारे किस एक्विफर में कितना पानी है, तब हम जनता को सरल शब्दों में वो बात बताएंगे, और जनता जब उस चीज को समझ जाती है
वो कर सकते हैं, जो नियोजन वो कर सकते हैं, वो हम आप नहीं कर सकते। देखिए, अगर हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा नलकूप और कुएं हैं, तो क्या आप उसमें इंस्पेक्टर को भेज सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हमारा बंदा जाएगा और वो इंस्पेक्ट करेगा कि किसने कितना पानी लिया है? ये नौकरशाही द्वारा सॉल्यूशन समाधान काम नहीं करने वाला। इसमें वही काम करेगा जो अटल भूजल योजना, आपने उस वक्त मेरी बात समाप्त नहीं हो पाई, अटल भूजल योजना से अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शायद ही इस देश ने कभी चालू किया है। देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी मूल जो विचार है उसका, वो ये है कि आप समूह, जो समुदाय है, उसको आप ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हैंडओवर करें। वो ही कर सकता है। उसको आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में, जो कि विकेंद्रीकृत रूप से आपको इसका नियोजन करना होगा। तब क्या होगा? तब आपकी सोर्स सस्टेनेबिलिटी होगी, तब आपका जल जीवन मिशन सफल होगा। बिल्कुल। अगर आपने यहाँ मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, और आपने एकदम ठीक कहा कि हमें जन आंदोलन को जल आंदोलन के लिए खड़ा करना होगा। जन भागीदारी जो है, जल भागीदारी जो है, उसको हमें मजबूत करना होगा, और केवल ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से चीज़ें नहीं होंगी। ये बात अपनी जगह उम्दा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी बात को हम और आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट में। हम जल जीवन मिशन को लेकर बात कर रहे हैं, और बात ये कर रहे हैं कि कैसे देश के हर घर तक, हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल मिले, नल से जल मिले। एक ये सपना है, और इस सपने को 2024 तक पूरा करने की बात कही गई है। और ये जल जो है, इसमें एक ये भी बात आई कि करीब 85% जो पानी है, वो जो भूगर्भ जल है, जो धरती के नीचे जो स्वच्छ पानी है, उस पानी से इस पेयजल की पूर्ति हो। अब ये पेयजल जो निकाला जाएगा, इस पेयजल के निकाले जाने के बाद वो सोर्स उसका वजूद बना रहे, उतना ही पानी उसको रिचार्ज करने के लिए भी चाहिए। उसके लिए भी साथ के साथ योजनाएं बन रही हैं। ऐसे में यानी धरती से जितना लिया उसका वापस उतना देना उसको ज़रूरी है। वो जल एक तरह का ऋण है, और उसे हमें वापस चुका देना है। लेकिन इस सब को लेकर जिस तरह की जल साक्षरता होनी चाहिए समाज के भीतर, क्या उस वाटर लिटरेसी की जरूरत आपको महसूस होती है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि वाटर लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वाटर लिटरेसी में हम कौन कौन से पॉइंट शामिल करें? सबसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ वो अफॉरेस्टेशन, बिल्कुल, डिफॉरेस्टेशन को रोको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पानी को गंदा न होने दीजिए। अब हम कहते हैं कि गंगा का साफ करना है, बहुत अच्छा मिशन चल रहा है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त मिशन है। हम बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स लगा रहे हैं एंड में, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STPs। लेकिन अगर हम ऐसा कबाड़ा डालें ही नहीं नदी में, तो जहाँ पे नदी नालों में नहीं डालें, तो हम प्लांट लगा रहे हैं, प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं। और पानी में वी आर अलाउिंग कंटामिनेशन। इतनी सारी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैं, दे आर इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना सारा जा रहा है पानी के अंदर, वो छोड़िए। अब मैं सीधी बात करता हूँ, शहरों की बात एग्जांपल दे रहा हूँ। अब दिल्ली की बात ले लीजिए, यहाँ के हम वासी हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है दिल्ली में, अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है, उसको थोड़ा बहुत मेंटेन भी किया गया है। तो वो भी एक तरह की रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। दिल्ली में पहले बहुत सारे नाले होते थे जो खुले होते थे, अब उनको कवर कर दिया गया है, तो पता भी नहीं चलता नीचे क्या हो रहा है। तो उसमें पानी बारिश के टाइम पे इतना ज़बरदस्त पानी बह के जाता था। वो पानी जब नदी में जाता था तो वो उसको क्लीन करता था, बिकॉज आफ्टर रेन वाटर था, सबसे क्लीन पानी वही होता है। इट इज डिस्टिल्ड वाटर, जो रेन का पानी है। अब क्या हुआ कि अब जैसे जो कॉलोनीज हैं जिनको अप्रूवल नहीं मिला है,
उनके पास स्वेज का वो भी नहीं होगा, पाइप भी नहीं होगी। अब वो लोग कहाँ डालेंगे कचरा? तो उन्होंने नालों में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो खुले हुए थे। तो नालों का पानी धीरे धीरे बदबूदार हो गया, उसको हमको ढकना पड़ गया। तो अगर हम, एक चीज़ तो ये है कि सारा जो रेन वाटर जो है ना, तो सर घर में मैंने करीब 2003 में मैंने अपने घर में बिल्कुल वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया था। बिल्कुल है वो बिल्कुल मेरे कॉलोनी में 5-6 और लोगों ने भी लगाया, देखा देखी में। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये काफ़ी नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि बारिश के पानी को पहुंचने दीजिए नदी में, बिल्कुल उसको रोकिए मत। तो उसके लिए आपको देखिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सारे शहरों में जो है ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लोग अपनी गाड़ी पार्क करने की वजह से ड्रेनेज को कवर कर देते हैं। बिल्कुल तो इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। बहुत सारी पुलिसिंग की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि कंटामिनेशन जो होती है रिवर्स की, उसकी पॉलिशिंग की बहुत ज़रूरत है जी। जो भी फैक्ट्रीज उसमें वापस पानी डाल रही हैं, तो वो उसको क्लीन करके डालें। उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी डन बाय नेशनल पॉल्यूशन बोर्ड, जो कर भी रहा है काम, बट हैज टू बी डन मोर इफेक्टिवली। लेकिन शाह जी ने जो जन भागीदारी की बात की थी, जल भागीदारी की बात की थी, हम शशि शेखर जी से इस बारे में थोड़ा सा उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे कि शशि जी, मैं ऐसी चीज़ों को देखना या सुनना या इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट जो इस सारी चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं, ऐसे कई कम्युनिटी, ऐसे कई कारखाने हैं जो अपने पानी को, जो उनके यहाँ गंदा पानी निकलता है, बूचर खाने इस तरह के हैं, वो सारा का सारा वो सब जिसमें ब्लड भी मिला होता है, सब कुछ है, उसे नीचे एक बोरवेल के जरिए वो धरती में उतार देते हैं और फिर भूगर्भ जल जो है आसपास के एरिया का, वो सारा का सारा प्रदूषित हो जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि इसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, यहाँ कैंसर के पेशेंट ये ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बाकायदा उन्होंने गांव-गांव घूम करके इस तरह की लिस्ट जब तैयार की तो वो हैरान करने वाली थी। क्या हमें इसे एक क्राइम के दायरे में लेकर आना होगा या नहीं? आपने बहुत सही सवाल पूछा जी, और बहुत इम्पोर्टेंट इशू आपने रेज किया है जी। इसको दो तरीके से हम समझें। पहला, हाँ जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है, जी जी, इसमें कोई भी कंटामिनेशन इंडस्ट्री की या इवन म्युनिसिपैलिटी की या कोई इंडिविजुअल्स जो कंटामिनेट करते हैं पानी को, उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी ट्रीट की जाती है। जी जी, ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब उसको कोर्ट ऑफ लॉ में हमको जाना पड़ता है, उसको केस लेके, और ये देखा गया है कि 15 साल 16 साल केस चलता है और उसके बाद 50 रुपए फाइन हो गया। तो ये इसका जो डिटरेंट इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं हुआ। इंडस्ट्री, जब हम गंगा के सफाई में हम लोग जुटे थे और गंगा मिशन बनी, तो ये सामने आया कि इंडस्ट्री जो है, खासकर यूपी में बहुत से ऐसे इंडस्ट्री हैं जो अपनी कंटामिनेटेड पानी विदाउट ट्रीटमेंट वो बोरवेल के थ्रू भूजल में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये, दिस इज एन एक्ट ऑफ क्राइम, और इसको आप कह सकते हैं कि ये स्लो किलिंग है। अब डेथ, किसी को अगर मर्डर कर रहे हैं तो वो एक क्राइम है, आईपीसी में, सीआरपीसी में क्राइम है। इसको क्राइम हम क्यों नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं अभी तक? इसको क्रिमिनल एक्टिविटी है, लेकिन इसको बहुत सीरियस नजर से देखना चाहिए। ऐसे लोगों को मतलब बहुत सीरियस पनिशमेंट होनी चाहिए, ये पहली बात। तो ऐसे इंडस्ट्री, बिना, पूरी दुनिया में इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है जो कि अगर कोई पॉल्यूट करता है, कंटामिनेट करता है पीने के पानी को या ग्राउंड वाटर को, चाहे एनी नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, तो उसको वो बहुत सीरियसली लेते हैं। जेल होती है, बहुत हेवी पेनल्टी होती है, डिटरेंट पेनल्टी होती है। बिल्कुल। हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, लेकिन खाली इतना ही दूर तक सीमित नहीं है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री उसको खराब कर रही है, चाहे म्युनिसिपैलिटी का जो सीवेज वाटर है वो नदी में आ रही है, उसी से पॉल्यूट हो रहा है, नहीं। हम जिस तरह से आज एग्रीकल्चर कर रहे हैं जी, और जिस तरह से हम ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं, ये दोनों का संबंध इसको समझिए। एग्रीकल्चर आज केमिकल एग्रीकल्चर हो गया। पहले ट्रेडिशनल हमारा केमिकल एग्रीकल्चर नहीं था। इन द नेम ऑफ फूड सिक्योरिटी हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर गए कमर्शियल एग्रीकल्चर, कोई केमिकल एग्रीकल्चर हो गया। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स होता है, जो अंत में जाता है ग्राउंड वाटर में ही। बिल्कुल। और यही ग्राउंड वाटर, आपको जैसा हमने पहले बताया कि 85% गांव में जो पानी
पीने का पानी है वो ग्राउंड वाटर से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज पंजाब कैंसर कैपिटल ऑफ द कंट्री हो गया। हरियाणा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव केमिकल एग्रीकल्चर कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हम इतना ज्यादा हम ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, तो जो जियोजेनिक कंटामिनेंट होता है, जो जमीन के अंदर नेचुरल फॉर्म में जो कंटामिनेंट रहती है, जी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, बिकॉज पानी की क्वांटिटी कम हो गई अंदर में, एक्वीफर में। तो उसकी जो कंसंट्रेशन लेवल जो है ह्यूमन टॉलरेंस के ज्यादा हो गया, उससे कहीं ज्यादा हो गया। आज आप देखेंगे कि आर्सेनिक मिल रहा है, फ्लोराइड मिल रहा है, नाइट्रेट मिल रहा है, कहीं पंजाब में तो इवन यूरेनियम मिलने लगा पानी में, और यूरेनियम तो कहीं किसी इंडस्ट्री से नहीं आया है। तो इस तरह को हमको इसको बहुत कॉम्प्रहेंसिव सोचना पड़ेगा। ये बहुत छोटा तरीके से सॉल्व नहीं होगा, इसको बहुत मिहिर शाह जी, एक बात ये भी है कि क्या जो बात कही है यहाँ पर शशि शेखर जी ने, क्या ये जो मसला है ये केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, पूरे समुदाय के खिलाफ अपराध है, और इस अपराध की सजा शायद और ज्यादा होनी चाहिए? देखिए, इसमें एक तरफ तो सजा की बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर आप उद्योग की बात करें, दरअसल क्या है, पूरे विश्व में लोग अब वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज पे आए हैं। जी, ठीक है ना। हमें स्वच्छ भूजल निकालने की या स्वच्छ जल प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा हमारा जो उपयोग है इंडस्ट्रियल यूज के, औद्योगिक कारणों से, उसको हम रिसाइकल्ड वाटर यूज कर सकते हैं। और मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैंने ये इसकी पूरी गणना की है, कैलकुलेशन किया है जी। ये करीब 3 साल के अंदर अगर आप कोई भी, जैसे थर्मल पावर हमारा है, कोयले आधारित जो बिजली बनती है, बिल्कुल, वो पानी का हमारे जो औद्योगिक इस्तेमाल है उसका 80% पानी उन्हीं उद्योगों में जाता है। बिल्कुल। अब वहां पे जो है कूलिंग टावर्स होते हैं, उसके लिए जो पानी का उपयोग किया जाता है उसमें हम फ्रेश वाटर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम अगर उसमें अपने गंदे पानी का उसका स्वच्छीकरण करके उसको फिर से उपयोग करें, तो वो आपकी जो कॉस्ट लगेगी ना, जो लागत आएगी, जो इन्वेस्टमेंट होगा, हमारी गणना के अनुसार 3 वर्षों में वो आपका पूरा खर्चा निकल आएगा। आप जितना कॉस्ट बचाएंगे उसमें आपका वो खर्चा पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इन तकनीकों को अपनाएं और उनको व्यापक बनाएं, तो क्या होगा, 2 चीजें होंगी। एक तो हम पानी का कम उपयोग करेंगे, जो स्वच्छ जल है, जो ब्लू वाटर जिसको कहते हैं, वो जो है वो हम कम इस्तेमाल करेंगे, और जो प्रदूषित पानी हम छोड़ते हैं वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसको साफ कर रहे हैं, और उसमें आप उसकी जो लागत है वो आपके लिए खुद एक तरह से आपके मुनाफे को बढ़ाने वाली है। तो ये एक विन सिचुएशन हो जाता है। इसमें हमें किसी को जेल में डालने की आवश्यकता, देखिए जेलों में डालना एक एक्सट्रीम, लेकिन आदमी का ये लालच है कि वो 3 साल और उसमें वो कई बार उसे लगता है कि नहीं वायबल नहीं होगा, और इसलिए वो शुरुआत ही नहीं करता। लालच से ज्यादा देखिए क्या है, लालच से ज्यादा हमारी दूरदृष्टि की कमी है। हम सोचते हैं बस अभी मिल रहा है और सरकार उसको दे रही है, तो हम लिए जा रहे हैं उस पानी को, और हम ये नहीं सोचते कि आगे चल के, देखिए आज कई जगहों पे किसानों और उद्योगपतियों में एक तरह के तनाव की स्थिति है। तो इन तनावों से बचना पड़ेगा, उद्योगपतियों को भी समझना पड़ेगा कि हमारे लिए ये फ्री में पानी नहीं आता रहेगा, हमें इसका प्रबंधन करना होगा। और विश्व में सब जगह आप देखिए, और हमारे देश में जो वो उद्योगपति हैं जो दूर की सोचते हैं, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपना ली है, बिल्कुल, और इसके अपनाने से उनको बहुत लाभ हो रहा है। वे लोग बधाई के पात्र हैं। और इस चर्चा को थोड़ा सा खुशलानी जी की तरफ हम शिफ्ट करें। एक बात ये भी है कि कारखानों के ऊपर ही आरोप है हमारे देश की तमाम नदियों को प्रदूषित करने का। कारखानों में एसटीपी प्लांट लगाने की बात हुई, एसटीपी प्लांट भी लगे, लेकिन वहाँ पर भी जब इंस्पेक्शन जाता है उससे पहले ही वो चालू कर दिए जाते हैं। इस तरह की भी बातें उठती हैं, चूँकि उनके यहाँ से जो ड्रेनेज निकलता है वो ड्रेनेज अल्टीमेटली नदी में गिरता है और लगातार गिर रहा होता है। यहाँ के लोगों की भी शिकायतें लगातार तमाम तरह से आती हैं। ऐसे में एक सुझाव ये भी आया कि ये जो एसटीपी प्लांट है
इसके चलाने का जो काम है वो किसी थर्ड पार्टी के पास हो या गवर्नमेंट बॉडी के पास हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन जो मीर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये एसटीपी प्लांट पे मैं टिका हूँ उस टॉपिक पे कि वो जो उन्होंने ड्यूल वाटर सप्लाई सिस्टम, थर्मल पावर प्लांट को लेकर के उन्होंने जो दूसरा कहा भी उन्होंने ड्यूल पावर का बोला कि इरिगेशन के लिए अलग होना चाहिए और पीने के लिए अलग पानी होना चाहिए। तो दिल्ली में था वो, मुझे अपने बचपन में याद है, हम लोग चाणक्यपुरी में रहते थे, उससे पहले भारतीय नगर में रहते थे हम लोग। तो वहाँ पे एक पाइप अलग से आती थी, जो बड़े बड़े पार्क्स थे उनको सप्लाई करने के लिए, थोड़ा बदबूदार पानी होता था, जी जी जी, कुछ स्वेज वाटर होता था, और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर अलग आता था। अब क्या है कि हम फिल्टर्ड वाटर को भी, गार्डनिंग में भी फिल्टर्ड वाटर यूज करते हैं। एक ज़माने में मथुरा रोड के साथ साथ स्वेज फार्म्स होते थे जी। तो जब स्वेज का पानी जाता था तो पहले उसको फर्टिलाइज करके और फिर नदी में जाता था, तो नेचुरल क्लीनिंग हो जाती थी। जी, तो जी, इसका जो प्रॉपर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने से बहुत अच्छा प्रोसेस हो सकता है। कैलिफोर्निया में इसके ऊपर बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, उसको दोबारा से रिसाइकिल किया। और इंडस्ट्रीज को ये मतलब ये अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है, हाउ मच इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है वो वेस्ट वाटर जो है नदियों में वापस ना जाए, उसके लिए वहां पर जो उन्होंने जल शोधन यंत्र लगाए हैं, क्या उस जल शोधन यंत्र को चलाने का भी हमने उन्हीं को जिम्मा दे रखा है, और वो उसको चलाते नहीं है बिजली बचाने के चक्कर में। सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे तालाब हैं जहाँ पे लोग पानी लेके थर्मल पावर क्रिएट करते हैं, तो उसमें उसके साथ थोड़ा सा वो मिल जाता है कचरा, तो उनको डिसिल्टिंग करके उनको पानी को वापस डालना चाहिए। रात के टाइम पे वो ऐसे ही पानी को डाल देते हैं, ऐसे भी किससे आए हैं देखने को। तो ये सब चीज़ें नॉट ओनली, इट इज़ नॉट जस्ट दिस, इट इज़ so many institutions, other institutions besides factories which are giving pollutants and all that, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी को ख़राब करती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में सबसे, अब देखिए कोविड की जो पैंडेमिक सिचुएशन है, बिल्कुल बिल्कुल, इसने हमको रियलाइज कराया है कि हम लोग इन्वायरमेंट को जितना बर्बाद करेंगे, इन्वायरमेंट हमसे बदला लेगा। जिन जानवरों को हम काट काट के खाते थे, वही जानवर आपको बीमारी दे रहे हैं अगर देखा जाए तो। हाँ, बैट से बीमारी हो गई, बिल्कुल, बर्ड फ्लू हो गया। तो शशि शेखर जी हमारे साथ में हैं। शशि जी, एक बात तो है जो हमारे यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का इरिगेशन में जो इस्तेमाल हो रहा है, अगर इस इस्तेमाल को हम ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो इरिगेशन पर शिफ्ट कर देते हैं पूरा का पूरा, तब हम कितना पानी बचा सकते हैं और उस पानी को आसानी से हम ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारे पेड़ पौधे या खेती है उस खेती को भी हम कम से कम 1.5 गुना या 2 गुना उससे हम उपज भी ले सकते हैं, क्योंकि वो पानी सीधे वो जो ड्रॉप है वो सीधे उस पेड़ की जड़ पर जाती है। ड्रिप इरिगेशन, इसमें 2-3 बातें हमें समझनी चाहिए। पहली बात कि जैसे शुरू में हमने बताया था कि ग्राउंड वाटर अगर आप पूरी तरह से भी रिचार्ज कर देंगे जी, तब भी एक एक्विफर की एक लिमिट है, फाइनाइट क्वांटिटी उसमें रहेगा, सालाना एक लिमिट तक जाती है उसमें पानी। जी जी जी। तो अब उस पानी को हम कैसे यूज करें? तो सबसे अच्छा तरीका है पहला तो कि हमारा ऐसा क्रॉप यूज करें जो कि उस एरिया को सुटेबल हो, जैसे मिलेट्स है, बाजरा है, ज्वार है। वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप को हम ना यूज करें, पहला। दूसरा कि अगर हम जो भी उसमें पानी हम इरिगेट, ग्राउंड वाटर निकाल के इरिगेट कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, उसको अगर हम कन्वे करें ड्रिप इरिगेशन और या स्प्रिंकलर इरिगेशन से, तो 70% से 80% और सेविंग हो जाएगी। क्या बात। वो हमारी भूजल जो ग्राउंड वाटर है उसकी सतह बराबर बरकरार रहेगी। तो हमको एग्रीकल्चर में चेंज लाना और वाटर का कन्वेंस थ्रू स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, ये करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात जी बोलिए। तीसरी बात कि हम आज पिछले कई सालों से ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में बहुत हेवी सब्सिडी देते हैं, ऑलमोस्ट 90% तक सब्सिडी देते हैं, जिससे इसकी प्राइस नहीं घट रही है।
सब्सिडी होने से और उसके बाद भी प्राइस इतना कम नहीं हो पा रहा है कि किसान उसको एक तरह से अपने यहाँ पर लगाना करना वो सब लगा सके। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है, जैसे हम इसको हम क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर सकते हैं जी। अगर हम एक पूरी गांव में आज अगर 100 एकड़ जमीन है, 100 हेक्टेयर जमीन है, उसके लिए 2-3 कुआं ही बनाए और पूरे गांव में हम पाइप बिछा दें और वो पानी डिलीवर करने का उसको पैसा मिले जी। ना कि पानी ये सिस्टम लगाने का, पानी डिलीवर करेगा उस क्वांटिटी में तो परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट लिंक पेमेंट होगा, तो ये एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर जाएगा और हम बहुत तेजी से ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट कर पाएंगे। जिस तेजी से चाहिए हमको उस तेजी से हम कर पाएंगे। जी एक बहुत अच्छी बात कही है अभी मिहिर शाह जी। अगर वाटर डिलीवरिंग का काम जो है वो हो पाता है और उसमें अगर पीपीपी मॉडल पर अगर कहीं शिफ्ट होते हैं और कहीं इससे कहीं पर अगर एक जगह भी इम्प्लीमेंट किया गया तो इसके कॉपी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक किसान का कहीं सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है तो अलग बात है, लेकिन वेस्ट यूपी जैसे इलाके में, यूपी जैसे इलाके में हम देखते हैं 2000 रुपया तक एक ट्यूबवेल का एक किसान का बिजली का बिल बन जाता है और अगर वही पैसा उसे वाटर डिलीवर चार्जिंग में देना है और केवल पूरे गांव में 1 या 2 ट्यूबवेल से काम चल जाएगा तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। देखिए, इसमें मैं एक ही चीज जोड़ना चाहता हूं कि समुदाय का नियंत्रण बहुत जरूरी है। हाँ, जो शशि शेखर जी ने सबसे पहले कहा। हाँ, पानी लेकिन समुदाय के साथ साथ कोई सिस्टम इस्टेब्लिश अगर हम कर दें तो तब एक बार समुदाय भी उस रास्ते पर चल पड़ता है। मेरी बात आप समझ जी। देखिए क्या होता है, समुदाय का पानी है ये, देखिए गांव का पानी जो है तो उसपे ये समुदाय को नहीं लगना चाहिए कि आपने इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। देखिए ये हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका अनुभव है हमारे देश में। जब हमने पीपीपी लागू किया और हमने वो चीज नहीं की जो शशि शेखर जी ने अभी बहुत सही कहा। लेकिन शशि शेखर जी कह रहे हैं कि हम पानी पर कब्जा नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम केवल उसकी डिलीवरी की बात कर रहे हैं। मैं उसी चीज को आपको समझा रहा हूँ। आप तो कह रहे हैं टीवी स्टूडियो में बैठ के हम बहुत कुछ कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब वास्तविकता जमीन पे हम उतरते हैं तो क्या होता है कि इसमें समुदाय का विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। ठीक है, आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो डिलीवरी करने वाला आया है वो आपके कहे अनुसार काम करेगा जी। जब तक आप जनता का विश्वास नहीं जीतेंगे, आप जानते हैं खुद ही जो जितने इस तरह के प्रयोग होते हैं, अब दिल्ली में ही इतना बड़ा प्रयोग हुआ वो पूरी तरह विफल हो गया क्योंकि उसमें एक तरह की, अब कई लोग कहते हैं कि वो गलत भावना फैलाई गई, कुछ लोग कहते हैं ये सही था, जो कुछ भी है, मेन पॉइंट ये था कि आपने जनता का विश्वास नहीं जीता, आपने उसका प्रयास नहीं किया। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से जल जीवन मिशन की कल्पना किया उसको बहुत ध्यान से पढ़ी। इसमें बहुत नई चीजें हैं जो उन्होंने समुदाय की बात की, सामुदायिक नियंत्रण की बात की। तो कोई भी डिलीवरी करे, देखिए वो तो सर्विस प्रोवाइडर है ना। नहीं, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। मेरा आखिरी सवाल यह है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, जितना बिजली का बिल किसानों को चुकाना पड़ता है, अगर वाटर डिलीवरी चार्ज उससे कम होगा और मच टाइम अगर कम होगा तो क्या वो लोग उस पर शिफ्ट होना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। मैं यही कह रहा हूं, आपको क्या कह रहा हूं, आप व्यवस्था ऐसी बनाइए जो लोगों के हित में हो और वो हित प्रत्यक्ष रूप से उनको महसूस होता। देखिए इसमें विश्वास जीतने की बात है। फिर से बार बार मैं इस चीज को आपको जोर देके समझा रहा हूँ कि जब तक मैंने 30 साल यही काम किया। देखिए मैं आदिवासी गांव में आज भी बैठा हूँ, वहीं से मैं आपको बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ 30 वर्ष से जी रहा हूँ और मैंने बहुत सारे वाटर प्रोजेक्ट्स चलाए हैं और वहाँ सर्विस जो भी अलग अलग माध्यमों से हुई है, लेकिन उसका मेन जो कॉमन फीचर ये है कि जब तक समुदाय का विश्वास और समुदाय का नियंत्रण उस पर नहीं होगा तब तक बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खुशलानी साहब। और एक बात जो उन्होंने कही कि विश्वास जीतने की ज़रूरत है और व्यवस्था को, उचित व्यवस्था को कायम करने की ज़रूरत है। अगर विश्वास और व्यवस्था दोनों दुरुस्त होंगे तो जाहिर तौर पर लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। इनसाइट में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।